मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जब विसंयोजन का नियम दिया या युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, तो उन्होंने यह नियम एक लक्षण को लेकर के एकल संकर संकरण करवा करके यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करवा करके प्रतिपादित किया। लेकिन उन्होंने दो लक्षणों को लेकर के यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस करा करके भी रिजल्ट्स देखे, तो वो ये देखना चाह रहे थे कि अब इसका परिणाम जो है वो क्या होता है। यानी उन्होंने अलग अलग जो है वो दो लक्षणों को लेकर के और उसके पश्चात संकरण करवाया और परिणाम देखे। तो उन्होंने ये देखा कि जो दो लक्षण हैं वो किस तरह से कितने तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो कॉज करते हैं, और वास्तव में जो सेग्रीगेशन है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके लिए एक बेस का काम करते हैं। मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, एक तो शीट शेप और दूसरा था सीड कलर। यानी यहाँ शीट कलर जैसे है येलो और ग्रीन, और शेप है शीट्स की राउंड और रिंकल, और उनके लिए जो जीनोटाइप है यानी पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और वही रेसेसिव जो लक्षण है उसके लिए है स्मॉल आई और स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इनके जो गैमीट्स हैं वो क्रमशः कैपिटल आई, कैपिटल आर, और जो उसकी जो कॉन्ट्रास्टिंग है वो है स्मॉल आई और स्मॉल आर। अब जब इन दोनों गैमीट्स के बीच में संयोजन कराया जाता है, तो हमें चार तरह के जो है वो कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, और वो है येलो राउंड सीड्स, येलो रिंकल्ड सीड्स, और ग्रीन राउंड सीड्स और ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। यानी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये बताता है कि जो एलील्स है प्रत्येक लक्षण के लिए वो सेपरेटली पास होती हैं। यानी किसी भी लक्षण के लिए जो एलील है वो दूसरे लक्षण के एलील को प्रभावित किए बिना जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर मूव होता है। यानी जो चार तरह के कॉम्बिनेशन मिले हैं वो चार तरह के कॉम्बिनेशन इसी वजह से प्राप्त हुए हैं कि एक लक्षण ने दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गमन कर गया। और जो बायोलॉजिकल सिलेक्शन है एलील का, यानी किसी एक लक्षण के लिए बायोलॉजिकल सिलेक्शन है एलील का, वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि भाई वो किसी एलील को सेलेक्ट कर रहा है किसी दूसरे एलील के लिए। तो मेंडल ने इसके अंदर जो है क्या पाया, जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो उन्होंने ये देखा कि जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्हें रेशियो प्राप्त हो रहा था 3:1, वहीं डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके अंदर 9:3:3:1 जो है उन्हें जो है वो रिजल्ट प्राप्त हुए या रेशियो प्राप्त हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जो दो एलील है उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किए बिना इंडिपेंडेंटली वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले गए। और इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मियोटिक मेटाफेज फर्स्ट है उसके अंदर जो है संपन्न होता है। और जब गैमीट का प्रोडक्शन होता है तो जो दोनों गैमीट हैं उन दोनों गैमीट के अंदर गैमीट का क्या जीनोटाइप है, और वो दोनों के दोनों जो गैमीट है वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल हुए बिना आगे जो है वंशानुगत होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो बेसिस है यानी जो फिजिकल बेसिस है वो ये है कि
जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है उसका जो रैंडम ओरिएंटेशन है और जब मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है उस दौरान यह चीज़ जो है बताई गई है। यानी एक जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो किस तरह से रैंडमली ओरिएंट होता है और इस वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है और जैसे जेनेटिक जो लिंकेज है वहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो प्रभावित होता है। यानी यहाँ पर जैसे ये बताया गया है कि अगर हमने क्रोमोसोम के 3 पेयर को लेकर के ये देखा कि भाई किस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हो रहा है, इसका जेनेटिक बेसिस क्या है। तो यहाँ पर जैसे 3 होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम के और उस वजह से 8 जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिल रहे हैं और सारे के सारे जो है इक्वली मूव कर रहे हैं मियोसिस के गैमीट फॉर्मेशन के समय जब मियोसिस होता है। और ये जो मेन रीजन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो यही है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलाउ करते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए और वो इक्वली मूव कर रहे हैं गैमीट्स के अंदर। और अब अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना होगा तो जैसे यहाँ पे भी नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर्स कितने हैं कि जैसे 2 की पावर x यानी नंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर जो है जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो रेंडमली शॉर्टेड होते हैं सभी जो मैटरनल और जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उसके अंदर और जाइगोट्स जो है एंड अप होता है और किस तरह से ये प्रोसीजर होती है। और उसके पश्चात है कि जैसे ह्यूमन के अंदर जो गैमीट्स हैं जैसे 23 क्रोमोसोम है यानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की वो 23 है। तो हमें कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं यानी 2 की पावर 23 यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें कितने ज़्यादा मिल सकते हैं कि 8388 से भी ज़्यादा हमें मतलब 8 ये हमारे पास में कॉम्बिनेशंस जो है वो कितने सारे दिखाए गए हैं यानी ये 2 की पावर 23 के इक्वल होंगे।